पास बस यही था। उस फैंसी तलवार के साथ भी वो सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा था, और उसकी टेरेबल टेक्निक को देखते हुए जैक को शक था कि वो किसी को काट भी पाएगा। हीरो ने सोचा कि क्या उसे जमीन पर गिरा देना चाहिए, लेकिन उसे लगा कि ये काफी नहीं है। शैतानी भरी मुस्कान के साथ उसने फेलन से कहा कि उसे अपनी मेंटल पावर को मजबूत करने के लिए एक लेसन की जरूरत है, जिससे वो घबरा गया। वो आदमी जवाब देना भी नहीं जानता था। उसके मुंह से सिर्फ रैंडम गालियां ही निकल रही थीं। जब कोई अपने शरीर को मैना से भरता है तो उन्हें सिर को भी शामिल करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए जैक ने अपना हाथ अपने भाई के बेशर्म चेहरे पर मार दिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था कि उस जर्क की वजह से उसने जितना भी ह्यूमिलिएशन सहा था, उसे 100% वापस करना ही सही होगा। हर हिट फेलन को ज्यादा से ज्यादा असंतुलित कर रही थी। आखिर में वो एक कायर की तरह जमीन पर गिर गया। वो वाकई वहीं रहने के लायक था। जैक ने ये देखने के लिए भी जांच की कि क्या वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो भाई मोशनलेस पड़ा था। हर कोई लड़के के हर कदम को घबराहट और आश्चर्य के साथ देख रहा था। उन्हें जैक की अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ का एहसास हुआ। जब उसने देखा कि गार्ड्स में से एक अपनी स्पीयर निकालने वाला है, तो उसने जल्दी से उन्हें रुकने का आदेश दिया। चेतावनी दी कि अगर वह अपने भाई की तरह खत्म नहीं होना चाहता तो उसे आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सबको पीछे हटने के लिए काफी था। वे दूसरे काम ढूंढने लगे। ये तय होने के बाद उसने जमीन पर गिरे हुए इडियट पर फिर से ध्यान दिया। उसके बाल पकड़े। लड़का उसे फर्श पर घसीटता हुआ ले गया। उसने सुझाव दिया कि उसे कुछ पाउंड कम करने चाहिए, क्योंकि वो काफी भारी था। इस बीच फेलन दर्द से करा रहा था। वे एक फव्वारे के किनारे रुके और हीरो ने टिप्पणी की कि दिन कितना गर्म था। उसने पूछा कि क्या बड़ा वाला उसकी मदद से ठंडा होना चाहेगा। तभी उसने बिना सोचे समझे उस बास्टेट का सिर पानी में डुबो दिया। उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा कि वो उस मैना का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया जिस पर उसे इतना गर्व था। टॉर्चर के दौरान जैक ने उस तारांकन के बेटे की वजह से उसके साथ हुई हर चीज पर सोचा। उसकी बहन के एम्पायर के लिए शादी करने के तुरंत बाद फेलन ने उनके पिता को एक ड्रिंक से मार दिया था और उनकी जगह लेकर हर तरह के अत्याचार किए थे। और उसका नतीजा साफ था, क्योंकि वो कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहा। वोलेंटे मार्कस परिवार का कोई निशान नहीं बचा। इन सबके बावजूद एमसी को अपने परिवार का बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो फ्यूरियस हो गया ये याद करके कि उसने अपनी बहन के बलिदान को बर्बाद कर दिया था। वो एक स्मार्ट औरत थी जिसका स्वभाव रिफाइंड था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब वो एम्पायर पहुंची तो उसने क्या महसूस किया होगा। वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, अपने परिवार की ग्लोरी के लिए, और उसे उन सब परिस्थितियों को समझना चाहिए था, क्योंकि जिस आदमी ने उसे लिया था वो चौथा इंपीरियल प्रिंस था, जो हर तरह की डिस्गस्टिंग चीजों के लिए जाना जाता था। और उसने उसे ऑल्टर पर भी कहा कि वो ऑफिशियल वाइफ भी नहीं थी। उसने लड़की को सिर्फ अपना सिर झुकाने, उसके आदेशों का पालन करने और मुस्कुराने का आदेश दिया। चूंकि उसकी बहन अपने परिवार से प्यार करती थी, उसने हर तरह के दुर्व्यवहार को सहा, हर बात पर सिर हिलाती रही। अगर फेलन और उनके लेट फादर को पता होता कि उसका क्या अंजाम हुआ तो चीजें अलग होती। लेकिन जेक ने इस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया ताकि वो गुस्से से फट न जाए। डूबते हुए बास्टर्ड ने उसे पुकारा, एक कीड़े की तरह अपनी दयनीय जिंदगी की भीख मांगी। लेकिन जैक को एक मॉन्स्टर के रूप में इतने सालों के बाद उस सीन की आदत हो गई थी। ये वो एक्सप्रेशन था जो हर कोई पहनता था जो मौत के डर में गिर गया था। तो उसने उससे पूछा कि वो उस समय तक जो कुछ भी उसने किया था उन सभी बुरी चीजों और लड़के पर फेंके गए इंसल्ट्स के बारे में सोचे। लेकिन उसे शायद याद भी नहीं था, ये सुझाव देते हुए कि उसे याद रखने में उसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए उसे सीधे इसका अनुभव करना चाहिए। तभी वो परिवार के मूल्य को समझेगा। हुम्बर भाई की बातों ने फेलन को डरा दिया। कोई जवाब न मिलने पर लड़के ने अपनी मुट्ठी उठाई, मांग की कि वो बोले, चाहे विलिंगली या नहीं। आखिरकार उस आदमी ने मान लिया कि वो गलत था और उसे टॉर्चर रोकने की भीख मांगी। हालांकि बच्चा तभी हिचकिचाया जब तीसरे इंसान ने भी यही गुजारिश की। गाज़ेबो पर खड़े होकर राम ने उसे खत्म करने की गुहार लगाई। उसकी गुजारिश ने लड़के को धीरे से गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपने भाई का माथा फव्वारे के किनारे पर स्मैश कर दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। लड़के ने गार्ड्स में से एक को बुलाया जो उसकी आवाज से चौंक गया और उसे आदेश दिया कि वो अपने भाई के उस डेड वेट से छुटकारा पाए, भले ही उसका आखिरी अंजाम कुछ भी हो। भले ही उसे पूरी तरह से खत्म न किया जाए, वो उसे वहां से दूर ले जाना चाहता था। नाइट अपनी हालत के बारे में चिंतित होकर यंग मास्टर की तरफ भागा। जब जैक रॉन के पास से गुजरा तो बटलर की नज़र उस पर इस तरह पड़ी जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो ये सब करने में सक्षम था। उसकी हरकतों के बारे में अफवाहें फैलने में देर नहीं लगी, जिसने हवेली को उल्टा कर दिया। फेलन को 2 नौकरों ने हवेली में ले जाया, जिससे बैंगनी बालों वाली एक महिला डर गई, जो बालों की हालत देखकर बेहोश हो गई। अब मार्क्स परिवार का महान उत्तराधिकारी अपने सिर पर एक खुले घाव और पानी के एक इरेशनल फियर के साथ बिस्तर पर पड़ा था। उस स्थिति में ये उम्मीद की जानी थी कि चीजें आउट ऑफ प्लेस होंगी। इतनी अराजकता के बावजूद जैक अपने कमरे में चला गया। उसने केक का एक टुकड़ा ऐसे खाया जैसे कुछ हुआ ही न हो।
रॉन की करीबी से निगरानी में नौकर पूरे घर में फुसफुसा रहे थे, सोच रहे थे कि लड़के ने अपने बड़े भाई को कैसे हराया, एक ऐसा इंसान जो 17 साल की उम्र में तीसरे सर्कल तक पहुंच गया था। जबकि एमसी को मैजिक या मार्शल आर्ट्स की बेसिक बातें भी नहीं पता थी। हो सकता है कि वो अपनी ताकत छुपा रहा हो, लेकिन उस एग्जैक्ट मोमेंट पर इसे रिवील करने का फैसला क्यों? फेलन को अगले हफ्ते उसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद नामित किया जाना था, जिससे पता चलता है कि लड़के ने उस पोजीशन पर कब्जा कर लिया होगा। हलचल इतनी बड़ी थी कि उसकी बहन भी स्थिति को लेकर चिंतित थी। जब इन्फॉर्मेशन लॉर्ड के कानों तक पहुंची तो उसने तुरंत तीसरे बेटे की उपस्थिति का अनुरोध किया, जो अपना केक खाना जारी रखा। बटलर के स्वादिष्ट टेस्ट की तारीफ कर रहा था, जिसने इसे इतने प्यार से बनाया था, जब तक कि एक मेड ने नौकर को बुलाया, उसे कुछ ऐसा बताया जिसने उसे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। इस तरह उसने लड़के को बताया कि लॉर्ड ने मुख्य भवन में उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया है। फिर लड़का खड़ा हुआ, बटलर को अकम्पनिंग करने से मना कर दिया क्योंकि वो अब कोई बच्चा नहीं था। जैसा कि गोरा एक आज्ञाकारी सर्वेंट था, उसने अपने यंग मास्टर के आदेश का पालन किया, सिर्फ इतना कहा कि वे केयरफुल रहें। महल बहुत बड़ा था और इतनी दूर चलने से उसे देखा हुआ महसूस हुआ। ये अजीब था क्योंकि उसे इस तरह से इग्नोर किए हुए बहुत समय हो गया था। भले ही उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देखते हैं, वो चाहता था कि ये जल्दी खत्म हो जाए। दरवाजे पर पहुंचने पर गार्ड्स ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो इनविजिबल हो। हालांकि उसने इसे अब्सर्ड समझा। लड़के ने पोलाइट होकर गार्ड्स का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसने अपने पैर को उन दोनों के पैरों के नीचे से मारा, पूछा कि क्या वे उसे देख या सुन नहीं सकते थे, जबकि हर कोई सीन को इतनी डिस्क्रीटली नहीं देख रहा था। अगर वो पास्ट का जैक होता तो वो नाइट के चेहरे पर डिस्गस्टेड लुक देखकर चला गया होता, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं करेगा। मुस्कुराते हुए उसने उनसे कहा कि इससे पहले कि वो उन्हें स्मैश्ड करे, वे वो डम फेस बनाना बंद करें। उस पर गार्ड की तरफ से एक रिएक्शन आया जो ये श्योर करना चाहता था कि उसने सही सुना है। फिर लड़के ने बास्टेड के घुटने पर लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया और कहा कि वो दोबारा नहीं पूछेगा। उसने समझाया कि उसे लॉर्ड द्वारा बुलाया गया था, इसलिए वो जानना चाहता था कि वे उसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे थे। जवाब एक कांपती हुई आवाज में आया, क्योंकि आदमी ने कहा कि वो बता नहीं सकता, जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे वहां बाहर बेमतलब इंतजार कराया गया था। उन्हें शायद एक ऐसे सीन की उम्मीद थी जहां वे कहते कि जैक वहां रहने के लायक नहीं है और सिर्फ रिपेंट करने के बाद ही उसे अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन लड़के ने सर्वेंट की तरफ अपनी पीठ कर ली। जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने पूछा कि और कहाँ। गार्ड को अवाक छोड़ते हुए जैक ने उससे कहा कि वो लॉर्ड को बता दे कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो उसके कमरे में आ सकता है, क्योंकि वो उस बकवास के लिए वहां नहीं रहेगा। आखिर में वो गुस्सा हो गया था। यही उन दोनों ने समझा। लॉर्ड का एक नौकर उसके ऑफिस में गया और उसे बताया कि लड़का चला गया है और उसने उस स्थिति के लिए माफी मांगी। ये सुनकर उसने आधा मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि सबसे छोटा सच में बदल गया था। इस बीच गुलाब के बगीचे में लड़का एक स्नैक खा रहा था। उसे यकीन था कि उसे जल्द ही कोई विजिटर मिलेगा। होराइजन पर किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वहां लॉर्ड अपने नौकरों और रिश्तेदारों के झुंड के साथ हमेशा की तरह था। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो कितना जिद्दी था। जैक हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि वो आदमी उसकी यादों से बिल्कुल नहीं बदला था। उसने अपने पिता को एक गोस्ट की तरह सोचा। आखिरकार एक आदमी ने अपनी पिछली जिंदगी में जैक को खत्म करने की कोशिश की थी। वो उस तरह का इंसान था जो ताकत के लिए अपने बच्चे को एक बदमाश को सौंप देगा, क्योंकि उसने ठीक यही किया था। वो आदमी पहुंच से बाहर की ताकत के लिए भूखा था और उसमें अपनी एम्बिशंस को समझने की क्षमता की कमी थी। उसने उस बूढ़े आदमी का स्वागत किया जिसे वो कभी पिता नहीं कह सकता था, लेकिन उस आदमी को फॉर्मेलिटीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर लड़के ने एक और सवाल के साथ जवाब दिया। वो जानना चाहता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। इसने बैंगनी बालों वाली महिला में गुस्सा भड़का दिया, जो चिल्लाई और पूछा कि उसने लॉर्ड से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। चाहे कुछ भी हो, जैक ने सुझाव दिया कि वे ज्यादा आराम से बात करने के लिए अंदर जाएं, हालांकि अगर वे चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी से एक अब्सर्ड अमाउंट ऑफ मना बाहर निकला, जो ये जांच कर रहा था कि क्या लड़के ने सीक्रेट से मना हार्ट बनाया है। ये कंक्लूजन निकालते हुए कि ऐसा नहीं था, उसने टिप्पणी की कि लड़के में मार्शल आर्ट्स का हुनर है और पूछा कि उसने इसे अब तक क्यों छुपाया। हालांकि असली जवाब था, अगर मैं कहूं कि मैं टाइम में वापस आ गया हूं तो आप यकीन नहीं करेंगे। जैक ने बस इतना कहा कि वो नहीं चाहता था। वो यंग वुमन फिर से भौंकने लगी। उसे इंसुलेंट और एक कॉमनर का बेटा कह रही थी। हालांकि वो तब चुप हो जाती है जब लॉर्ड उसे ऐसा करने का आदेश देता है, क्योंकि वो टिप्पणी करना चाहता था कि लड़का पूरी तरह से यूजलेस नहीं था, जैसा कि उसने एक बार सोचा था। इससे हीरो का गुस्सा भड़क जाता है, जो सवाल करता है कि अगर वो यूजलेस होता तो क्या वो उसका बेटा नहीं होता। उससे पूछा जाता है कि क्या वह मार्कीज को उसे अपने बेटे के रूप में पहचानना चाहता है, लेकिन जैक को फिलहाल ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है।
बूढ़ा आदमी मुड़कर कहता है कि वो सबसे छोटे वाले को समझ गया और चला जाता है। जैक उन सबको जाते हुए देखता है। वो नहीं समझ पाता कि वो उससे मिलने क्यों आया और बिना थोड़ा सा भी गुस्सा हुए चला गया। अपनी सौतेली माँ को याद करते हुए एमसी कहता है कि उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई हैं और उसे अपनी बेहतर देखभाल करनी चाहिए। ऐसी चिंता पर उसका चेहरा गुस्से से जल उठता है, जिससे वो उस इंसुलिन ब्रैट की वजह से अपना पंखा लगभग तोड़ देती है। जैक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस महिला ने कभी किसी चीज में उसकी मदद नहीं की, इसलिए उस एक्सप्रेशन को देखना बहुत संतुष्टिदायक था। वो खड़ा होता है, झुकता है और उनसे कहता है कि वे दूसरे बेटे को उसका सम्मान भेजें। व्यंग्यात्मक रूप से, बेशक। अपने कमरे में वापस बटलर ने जैक वैलेंटे परिवार के तीसरे बेटे को हवेली में हंगामा करने के लिए 20 दिनों की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन अचानक रॉन हिचकिचाता है और पूछता है कि जब वो चला गया था तब क्या हुआ, और एमसी उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे उसकी एक्टिविटीज से डिस्ट्रैक्ट ना करे। वो जानता था कि अगर फेलन उसे पीटता तो रॉन उसे इग्नोर कर देता, तो अब वो गुस्सा क्यों था। अपनी ड्राइंग को एक सेकंड के लिए रोकते हुए लड़का सोचता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना इंटरेस्टिंग है। उसे पहले ही गुलाब के बगीचे में एग्जाइल किया गया था, इसलिए वो कल्पना नहीं कर सकता था कि सॉलिटरी में क्या अलग होगा। ये बस एक कमरा होगा। उसे उसके विचारों से बाहर निकालते हुए बटलर ने टिप्पणी की कि एकेडमी की छुट्टी में 1 महीने से भी कम समय बचा था और उसे पहले से ही कन्फाइंड किया जा रहा था। जैक भ्रम में जम गया। वो अपनी पढ़ाई के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि वो इतने लंबे समय से एक अलग जिंदगी जी रहा था। अब वो 14 साल का है, जिसका मतलब है कि उसे इंपीरियल एकेडमी में जाना होगा। टेस्लन एम्पायर के सभी एरिस्टोक्रेट्स को वहां पढ़ना चाहिए। यदि आप डिसेबल्ड नहीं है तो हर दिन फिजिकल अटेंडेंस मैंडेटरी है। ये 14 साल की उम्र से शुरू होने वाली 4 साल की पढ़ाई है, इसलिए जैक अभी भी अपने पहले साल में था। पहला सेमेस्टर खत्म हो गया था, इसलिए समर ब्रेक शुरू हो गई थी। खुद को फिर से एक स्टूडेंट के रूप में सोचना अजीब था। उसके मास्टर सीधे एकेडमी से जुड़े थे, वे उसकी क्लासेस को छोड़कर कोई भी क्लास स्किप कर सकते थे, इसीलिए वो अपने पिता के साथ बकवास पर बहस करके और समय बर्बाद नहीं करेगा। तार्किक रूप से सोचते हुए उसका एकमात्र ऑप्शन पढ़ाई के लिए जाना था। वेकेशन के अभी भी 27 दिन बचे थे। 20 जेल में बिताए जाएंगे और 6 दिन वहां से स्कूल जाने में लगेंगे। दूसरे शब्दों में उसे जेल के तुरंत बाद पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। भले ही ये उसका पास था, लेकिन उसके लिए खुद को समझना मुश्किल था। एक टायर्ड लुक के साथ रॉन ने पूछा कि क्या यंग मास्टर ने पेंटिंग खत्म कर ली है। जैक अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, ईजल को छुआ और पूछा कि उसकी कन्फाइनमेंट कहाँ होगी। नौकर की चुप्पी ने जल्दी ही एमसी को इरिटेट कर दिया और उसने सवाल दोहराया। फिर उस गोरे ने समझाया कि कंडेम्ड के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, मार्क्स डोमेन के अंदर अपराध करने वाले क्रिमिनल्स के लिए जेल। जैक चौंक गया। उसने अनसर्टेनिटी से कंफर्म किया, मैं जेल में फेंका जा रहा हूं। जवाब हाँ था, जो कोई सरप्राइज नहीं था। फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन का क्राई उससे बाहर निकला। वो यकीन नहीं कर सकता था कि वो स्टूपिड बूढ़ा आदमी सच में ऐसा करने में सक्षम था। एकेडमी की वेकेशन एक ब्रेक नहीं थी, बल्कि किसी और चीज का एक्सटेंशन थी। ये फेलन की हालत से साफ था। इससे पहले वो सोशल इवेंट्स में शामिल होता था और दूसरे नोबल फैमिलीज से मिलता था। इस तरह वो वेसल से मिला। जैक के पास कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। बेशक उसे मार्क्स के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने जो कहा उससे उसे गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वहां या कहीं और कोई जगह नहीं थी और अब उसे एक गंदी सेल में बंद कर दिया गया था। यह सब उस इडियोटिक बूढ़े आदमी की वजह से था। लड़के ने एस्कॉर्ट का इंतजार किए बिना अकेले जेल जाने का फैसला किया, ताकि वो अपनी डिग्निटी को पूरी तरह से नष्ट न करे। रॉन का चेहरा जब उसने उसे जाते हुए देखा तो वो इनएक्सप्लिकेबली पिटिफुल था। उसने रुमाल से आंसू पोंछे और जैक को एक अबैंडन किटन की तरह देखा, जबकि एमसी ने बस उनसे जल्दी करने के लिए कहा। एक तरह से वो अभी भी दूसरे प्रिजनर्स से अलग था। उसके पास एक बिस्तर, एक बाथरूम और दिन में 3 वक्त का खाना था। लेकिन इन सब का क्या फायदा जब आप एक छोटी ठंडी सेल में बंद हो, एक ऐसे कंबल के साथ जिसे आधी सदी से नहीं बदला गया है, और खाना इतना डिस्गस्टिंग और ब्लैंड हो कि मक्खियां भी ना खाएं।